वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है क्या एग्जैक्टली? देखिए, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी भी इसका ड्राफ्ट ही प्रिपेयर्ड हुआ है। इस पे डिस्कशन 2015 से चल रहा है, जब एनजीटी ने दिल्ली में डीजल व्हीकल्स को बैन कर दिया था। 10 ईयर ओल्ड डीजल व्हीकल्स को बैन कर दिया था। बाद में वो ऑर्डर चैलेंज हो गया, बट नेवरदलेस तब से इस पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो अभी आपके मन में सवाल आएगा कि अभी इतनी पुरानी पॉलिसी है, हम अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तब से इसके बारे में डिस्कशन हुआ, फिर बाद में 2019 में इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया। इसके ड्राफ्ट को ओपन कर दिया गया है पब्लिक कमेंट के लिए। वो कब से ओपन है? फाइनलाइज्ड ड्राफ्ट करना था 2020 में, इसको इंप्लीमेंट करना था, बट अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो उसके ऊपर से एनजीटी का भी जुलाई के लास्ट वीक में सीटिंग हुई थी और एनजीटी का कुछ ऑर्डर आया है गवर्नमेंट के रिलेटेड। तो इसलिए ये न्यूज में है, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये स्क्रैपेज पॉलिसी है, इसका आपके ऊपर और ऑटो सेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हम इसको भी देखेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इन न्यूज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एनजीटी ने इस पे ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट को कि ये 6 जनवरी 2021 तक इसका जो ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड है उसको फाइनलाइज कर लेना है। और दूसरी बात कि अगर गवर्नमेंट इसको फाइनलाइज करती है एनजीटी का ऑर्डर के हिसाब से, तो गवर्नमेंट को जो 2021 की बजट है उसमें सेपरेट एलोकेशन करना होगा इस पॉलिसी के लिए। अब इस पॉलिसी में बजट का क्या रिक्वायरमेंट है वो आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब समझते हैं कि ये पॉलिसी है क्या। तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है। पहले तो हम इस पे ध्यान नहीं देते थे, बट दिल्ली में जब प्रॉब्लम हुआ, मुंबई में जब प्रॉब्लम हुआ, चेन्नई में प्रॉब्लम हुआ पोल्यूशन का, तब हमको समझ में आया कि एयर पोल्यूशन नाम की भी कोई चीज होती है और हमारी सरकारें भी थोड़ी सी एक्टिव हुई इस पे। तो एयर पोल्यूशन को अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपको ओल्ड व्हीकल को बैन करना पड़ेगा, और स्पेशली डीजल व्हीकल जो हैं। तो यहाँ पे डेटा भी हमारे पास है कि जो व्हीकल्स हैं उससे पर्टिकुलरली 65% टोटल एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट होता है। और स्पेशली यहाँ पे हम बात करें जो ओल्डर व्हीकल हैं, ओल्डर कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो ज्यादा एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इस पॉलिसी से क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पॉलिसी से जो हमारी पुरानी व्हीकल हैं उसको हम स्क्रैप कर देंगे। स्क्रैप कर देंगे मतलब सीधा डैम्प नहीं करेंगे, साइंटिफिक ढंग से उसको स्क्रैप करेंगे। उसमें से जो चीजें यूटिलाइज की जा सकती हैं उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे ऑटो सेक्टर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि फ्रेश डिमांड आएगी। और दूसरी बात, एयर पोल्यूशन को हम मिनिमाइज कर पाएंगे, एक्सीडेंट को हम मिनिमाइज कर पाएंगे। इसलिए बेसिकली इस पॉलिसी के बारे में सोचा गया। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, एनजीटी ने एक रूलिंग दिया था 2015 में कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जितनी ही 10 साल से पुरानी डीजल व्हीकल हैं उन सबको बैन कर दिया। इन्होंने डायरेक्टली ऑर्डर देके क्या किया, बैन कर दिया। अब जिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि एनजीटी कौन है, क्या है, तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। आप वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। हालांकि एनजीटी का ये ऑर्डर चैलेंज कर दिया गया और बाद में इस पे कुछ एक्शन हो नहीं पाया, बट नेवरदलेस तभी से इस पॉलिसी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि हमारे पास एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। तो क्या हम एकदम नई पॉलिसी के बारे में सोच रहे थे? जी बिल्कुल नहीं। इससे पहले यूएस, यूके, चाइना, इंडोनेशिया जैसी कंट्री में ऑलरेडी जो स्क्रैप पॉलिसी है वो लाई जा चुकी है। तो हम लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इन देशों ने कैसे इंप्लीमेंट किया था और कंक्लूजन क्या इस पॉलिसी का, वो लास्ट में देखेंगे हम। अब जो ये स्क्रैप पॉलिसी है, इसमें गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव का प्रोविजन करना पड़ेगा, जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि गवर्नमेंट को जो 2020-21 की बजट है उसमें क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट बजट एलोकेट करना पड़ेगा फॉर स्क्रैप पॉलिसी। क्यों एलोकेट करना पड़ेगा? क्योंकि कोई भी आदमी अपनी व्हीकल को स्क्रैप में क्यों देगा? आप नहीं दोगे। अगर गवर्नमेंट आपको फोर्स करती है, रूल बना देती है, तो आप स्ट्राइक करने लगोगे। तो आपको प्रमोट करने के लिए कि आप अपने पुरानी व्हीकल को स्क्रैप में डालो, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव देना पड़ता है। और इससे पहले जो एग्जिस्टिंग मॉडल है दूसरे देशों का, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था ताकि लोग स्वेच्छा से जाएं कि अपने जो पुराने मॉडल हैं, जो आउटडेटेड मॉडल हैं, उसको स्क्रैप करवाएं और नए मॉडल परचेज करें। और नए मॉडल परचेज करेंगे तो सेपरेट या फिर फ्रेश डिमांड भी आएगी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो वहां से गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन भी होगा। ये सारी चीजें आगे भी आएंगी।
जब ये पॉलिसी पहली बार कंसीव्ड हुई थी 2016 में, तो यहाँ पे ये जो व्हीकल का एज रखा गया था मेनली ट्रक के लिए कि जो भी व्हीकल हैं वो 10 ईयर अगर ओल्ड हैं तो वो बेसिकली इस इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होंगी। और हमने ये टारगेट बनाया था क्योंकि 2016 की हम बात कर रहे थे, 4 साल बाद 2020 पे जहां पे अभी हम हैं, अप्रैल 2020 में हमें BS6 पे मूव करना था। तो जैसे ही हम BS6 पे मूव करते, जो लोग भी BS4 की व्हीकल हैं, जो उनको स्क्रैप करना चाहते हैं, नई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, तो चूंकि उनकी व्हीकल अब 4 साल 5 साल पुरानी है, तो उनको क्या करेंगे, आप इंसेंटिव प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि इससे पुरानी भी व्हीकल रहेंगी तो भी उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। इन मार्च 2018 ये जो एज थी व्हीकल की वो 10 ईयर से बढ़ा के 20 ईयर कर दिया गया है। ये अभी भी घट बढ़ सकती है, फाइनलाइज नहीं है, आपको याद नहीं रख लेना है इसको, क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट है, इस पे रिकमेंडेशन मंगाया गया है। जो भी स्टेक होल्डर हैं, आप भी स्टेक होल्डर हो, आप भी सजेशन भेज सकते हो। इसके पहले जो ऑटो सेक्टर के लोग हैं, जो RTO के लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, सबसे सजेशन मंगाए जा चुके हैं इस पे। और ये बेसिकली अप्रैल में इसको इम्प्लीमेंट करना था, बट अभी आप देख रहे हो पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, तो ये भी उसी तरीके से पेंडिंग में पड़ गई। और इसका जो ड्राफ्ट है वो 2019 में ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की वेबसाइट पे डाल दिया गया था फॉर द रिकमेंडेशन फॉर द सजेशन। इस पॉइंट में हम कुछ फीचर डिस्कस करेंगे बेसिकली व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का। तो यहाँ पे मैंडेटरी है, जो भी व्हीकल 20 ईयर ओल्ड है, कॉमर्शियल व्हीकल जो है, बेसिकली कॉमर्शियल व्हीकल पे ही केवल कॉन्सेंट्रेट नहीं किया गया है, बाकी सारे व्हीकल्स पे भी मूव करेंगे, बट फेज वाइज मूव करेंगे। तो पहले टारगेट किया गया है कॉमर्शियल व्हीकल पे, जो भी 20 ईयर ओल्ड कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनको कंपल्सरी स्क्रैप करना पड़ेगा ओनर को। दूसरी चीज कि ये फेज वाइज हम इंप्लीमेंट करेंगे, पहले कॉमर्शियल व्हीकल पे करेंगे, फिर जो पर्सनल व्हीकल हैं उनका भी करेंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे एक एडवांटेज भी आपको दिया जाएगा। जो लोग बेसिकली अपने व्हीकल को रिप्लेस करेंगे या फिर स्क्रैप के लिए भेजेंगे, उनको 5% GST भरना पड़ेगा न्यू व्हीकल पर, जो कि अभी 28% भरना पड़ता था। यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल व्हीकल पे, तो अभी जो GST है वो 28% है, बट अगर आप कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप में भेजते हो तो आपको जो GST पे करना होगा वो 5% पे करना होगा। तो यहाँ पे आपकी बेनिफिट होगी, इसीलिए तो लोग प्रमोट होंगे कि वो अपने व्हीकल को स्क्रैप के लिए भेजें। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा भी सोचा है कि यहाँ पे आपको 15% एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा जो नई व्हीकल होंगी, और ये डिस्काउंट बेसिकली देंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग कि अगर आप नई व्हीकल परचेज करते हो, आपके पास सर्टिफिकेट है कि आपने अपने पुरानी व्हीकल को स्क्रैप करवाया है, तो उस पर आपको 15% एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा, जिससे लोग प्रमोट होंगे नई व्हीकल परचेज करें। और जब हम यहाँ पे स्क्रैपेज की बात कर रहे हैं, आप व्हीकल को स्क्रैप करोगे तो उसको एक इकोसिस्टम चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपके पास स्क्रैपिंग सेंटर होना चाहिए, एक साइंटिफिक स्क्रैपिंग सेंटर, कि जहाँ पे वो अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग तरीके से स्क्रैप कर पाए और फिर से उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है वो हो पाए। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ी टास्क है। तो इसको सागरमाला इनिशिएटिव में गवर्नमेंट ने कंसीडर कर लिया है और यहाँ पे वो स्क्रैपेज सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे। स्टिल ये सारी चीजें प्लान थी कि हम अप्रैल तक इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, बट ड्यू टू द पेंडेमिक अभी इस पे कुछ काम स्पेशली हो नहीं पाया है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, द रेशनल बिहाइंड द पॉलिसी। इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के पीछे का मकसद क्या है, व्हाट इज द मोटिव। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मोटिव है, गवर्नमेंट को यहाँ पे सेपरेट टैक्स कलेक्शन होगा, क्योंकि लोग नई व्हीकल परचेज करेंगे तो बहुत सारे टैक्स लगते हैं वहां पे जो गवर्नमेंट को मिलेगा। तो गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ 10,000 करोड़ रुपीज का एडिशनल टैक्स कलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट का। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, कंटेनिंग ऑयल इंपोर्ट। इससे क्या होगा, देखो जो नई व्हीकल हैं डेफिनेटली वो नई टेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं और उनकी जो ऑयल एफिशिएंसी होता है, उनका जो एवरेज होता है वो काफी अच्छा होता है। और दूसरी बात, उनमें जो एमिशन स्टैंडर्ड होता है वो अभी न्यू वाला होता है। जैसे अभी जो व्हीकल आ रही होंगी उनमें BS6 लगा होगा, तो ये सारी चीजों से बेनिफिट्स क्या होंगी, दूसरे पहले एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ऑयल इंपोर्ट घट जाएगा, पोल्यूशन घट जाएगा। तो ऑयल इंपोर्ट की अगर हम केवल बात करें तो 3.2 बिलियन लीटर पर ईयर ऑयल इंपोर्ट को हम रिड्यूस कर पाएंगे और उससे कुछ 7,000 करोड़ रुपीज हम सेव कर पाएंगे अगर हम इस स्क्रैपेज पॉलिसी को अप्लाई कर पाते हैं तो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है,
अलायंस विद द मेक इन इंडिया। अब जैसे आपको पता है गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेके काफी सीरियस है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि फ्रेश डिमांड आएगी जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो नई गाड़ियां बनेंगी। और केवल गाड़ियां नहीं बनती, देखो गाड़ियां में बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, स्टील लगता है, तो इन शॉर्ट छोटी बड़ी बहुत सारी इंडस्ट्री उससे रिवाइव हो पाएंगी। और यहाँ पे एक डाटा भी दिया गया है कि अभी प्रेजेंट केस में जो हमारी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दैट इज अराउंड 4.5 लाख करोड़ की है, 5 लाख करोड़ के आसपास की आप मान लो। अगर ये पॉलिसी आती है तो ये बूस्ट करके 20 लाख करोड़ की हो जाएगी। बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट देती है ये, और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका इंडियन इकोनॉमी में। तो ये भी ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको प्रिपेयर किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है एक तरह से ड्राइविंग फोर्स है इंडियन इकोनॉमी के लिए। काफी गाड़ियां हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो बहुत हद तक इनका एक्सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूशन है। और यहां से चूंकि स्टील इंडस्ट्री को भी काफी बेनिफिट होगा। हमारी स्टील इंडस्ट्री ऑलरेडी डेड कंडीशन में है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ट्रबल में है। चाइना से सस्ते स्टील आ रहे हैं, तो इससे स्टील इंडस्ट्री को भी बूस्ट होगा, क्योंकि सेपरेट डिमांड आएगी स्टील की, क्योंकि जो व्हीकल्स बनाई जाएंगी, जो स्क्रैप कर लिया जाएगा, जो नई व्हीकल बनेंगी उसके लिए सेपरेट डिमांड आएगा स्टील का। तो इससे दोनों इंडस्ट्री का फायदा होगा। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, जैसे कि रबर्स के चीज वहां पे लगते हैं, छोटे सॉकेट्स लगते हैं, बेयरिंग्स लगती हैं, इन सारे इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा। और जैसे कि हमने शुरू ही किया था एयर पोल्यूशन से, तो यहाँ पे चूंकि हमारे देश में ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं, तो हमारे देश में एक बार जो व्हीकल परचेज कर लेता है, आपने देखे होंगे कि बहुत ही खस्ता हालत में भी व्हीकल्स चल रही हैं, बहुत ही खस्ता हालत में ट्रांसपोर्ट में व्हीकल चल रही हैं जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। इवन BS1 BS2 जिनको डेकेड्स हो गए इंप्लीमेंट हुए, और इससे पहले जो BS1 2 इंप्लीमेंट हुआ था उससे पहले भी की भी व्हीकल्स हैं जो अभी तक स्क्रैप नहीं हुई हैं। बहुत सारी व्हीकल्स चल रही हैं जो ह्यूज अमाउंट में एमिशन पोल्यूट करती हैं। यहाँ पे एक डाटा दिया गया है कि जो आपकी पुरानी व्हीकल्स हैं वो नई व्हीकल के कंपैरिजन में 25 व्हीकल, जो नई व्हीकल हैं 25 व्हीकल मिलकर जितना पोल्यूशन करती हैं उतना एक पुरानी व्हीकल पोल्यूशन कर देती है। तो आप देख सकते हो कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है पोल्यूशन में। तो अब कंक्लूजन पे मूव करते हैं कि गवर्नमेंट बेसिकली ये पॉलिसी लाना क्यों चाह रही है। आपको समझ में भी आ गया होगा। पहला तो काउंटर करना है एयर पोल्यूशन को, अल्टरनेटिव फ्यूल बेस से प्रमोट होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिकली प्रमोट होगी, और आपके ऑटो इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी, आपकी स्टील इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी, पोल्यूशन मिनिमाइज हो जाएगा, BS6 के जो स्टेज इंप्लीमेंटेशन है वो जल्दी से हो जाएगा। ये सारी चीजें फटाफट हो जाएंगी, इसलिए गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। बट स्टिल एनजीटी ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है कि वो पॉलिसी लाने में डिले कर रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इसमें एनजीटी का एंगल क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूं एनजीटी का। आपको पता है जो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि आपका डेवलपमेंट भी होना चाहिए बट साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इन्वायरमेंट को हास करके केवल और केवल डेवलपमेंट की बात सोचो। तो ये सारी चीजें एनजीटी देखती है। तो यहाँ पे एनजीटी ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से पूछा है कि अभी तक आपने नोटिफिकेशन क्यों नहीं लेके आए, और जो आपने ड्राफ्ट बनाया है उस ड्राफ्ट को बेसिकली नोटिफाई करना पड़ेगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से। यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, कुछ ऐड करने पड़ेंगे। तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताना कि अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आता है तो वो कौन कौन से सेक्शन है जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि उसको चेंज करना पड़ेगा और क्यों चेंज करना पड़ेगा, अगर आप बता सकते हो तो। ट्रिब्यूनल ने बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी को एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया और कहा कि अगर 6 जनवरी 2021 तक अगर आप नोटिफिकेशन नहीं लेके आते हो तो आप पर्सनली अपीयर होगे कोर्ट के सामने और बताओगे कि डिले करने का बेसिकली रीजन क्या है। और जो एनजीटी के चेयरपर्सन है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, इनका नाम भी आप याद रखना, आपको एनजीटी पढ़ना है तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनना चाहिए इस पूरे पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का, मतलब एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की लाइफ एंड कर दो, उसको स्क्रैप में भेज दो, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए।
इन्होंने साथ में ही कहा कि जो भी रिस्पॉन्ड किया गया है एनजीटी के क्वायरी को, एनजीटी के क्वायरीज को किसने रिस्पॉन्ड किया, बेसिकली सेक्रेटरी रिस्पॉन्ड कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो उन्होंने कहा कि जो भी रिस्पॉन्स हमें मिला है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है, लैकिंग ऑफ सेंसिटिविटी को दिखाता है कि गवर्नमेंट सेंसिटिव नहीं है इस मैटर को लेके, और उनके पास कोई टेंजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों इस पॉलिसी को वो डिले कर रहे हैं, क्यों नहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं। कब से ये पॉलिसी ड्राफ्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, लोगों के जो एडवाइस हैं या लोगों के सजेशन के लिए ओपन है, इसका फाइनल ड्राफ्ट अभी तैयार नहीं हो पा रहा है, या ये फाइनलाइज क्यों नहीं हो रही है, ऐसा इसका कोई टेंजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे गवर्नमेंट के पास। फिर भी चूंकि पेंडेमिक के वजह से डिले हो रहा है सारी चीजों में, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम फिर से गवर्नमेंट को कुछ टाइम देते हैं, और बेसिकली इन्होंने कहा है कि 6 जनवरी 2021 तक इस पॉलिसी का नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो जो सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को, वो पर्सनली कोर्ट के सामने प्रेजेंट होंगे और बताएंगे कि इसका रीजन क्या है, और उस टाइम उनके पास एक टेंजिबल रीजन होना चाहिए क्यों डिले हुआ है बेसिकली। और साथ में ही एनजीटी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि ऑलरेडी ये सारी चीजें कैबिनेट से अप्रूव्ड होने के बाद भी एक फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं लाया गया है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में। चूंकि ये चीजें ऑलरेडी कैबिनेट से अप्रूव्ड हैं, फिर भी फॉर्मल नोटिफिकेशन के लिए किसका इंतजार किया जा रहा है, ऐसा एनजीटी ने कहा। एनजीटी ने यह भी कहा कि जो यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि ओनर्स हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, स्क्रैपर हैं, या फिर आरटीओ वाले हैं, ये लोग जो इन्वॉल्व हैं, कब तक हम ये बहाना करते रहेंगे कि इन सारे लोगों को यूनाइट करना, एक पेज पे लाना एक डिफिकल्ट टास्क है। बेसिकली गवर्नमेंट ये एक्सक्यूज देती है कि इतने सारे स्टेक होल्डर हैं कि सबको एक पेज पे लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए इस पॉलिसी को लाने में डिले हो रहा है। तो एनजीटी ने कहा कि कब तक इसको हम एज ए एक्सक्यूज लेते रहेंगे। साथ में ही ये जो हमारी ऑटो सेक्टर है उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी भी है। जैसा कि आप देख रहे हो, एक बार स्क्रैप हो गई, नई फ्रेश डिमांड आएगी, लोग नई व्हीकल परचेज करेंगे, तो इस तरीके से जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है उसको काफी बेनिफिट होगा। और एनजीटी ने यह भी प्रेडिक्ट किया कि 2025 तक अराउंड 21 मिलियन, मतलब मोर देन 2 करोड़ व्हीकल ऐसी होंगी जिनकी लाइफ एंड हो चुकी होगी। तो आप ऐसे व्हीकल को किस तरीके से स्क्रैप करोगे, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सारी चीजों के लिए आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ। इनको रिसाइकल करने के लिए आप सेंटर्स बनाओ जो कि बेसिकली साइंटिफिक बेस हो, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी किसी भी व्हीकल को उठा के बिना उसका फिटनेस चेक किए उसको स्क्रैप कर दे। और इसको तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो ट्रिब्यूनल है, एनजीटी जो है, उसने वार्न किया है कि अगर 6 जनवरी 2021 तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को, उनको प्रेजेंट होकर बताना पड़ेगा कि ये अननेसेसरली जो डिले है उसका रीजन क्या है। अब ऑटो सेक्टर इस पे बेसिकली क्या कहता है, ऑटो सेक्टर की क्या राय है? तो देखिए, ऑटो सेक्टर के लिए ये विन विन की सिचुएशन है। डेफिनेटली वहां पे डिमांड किया गया है कि आप 15% एडिशनल कंसेशन दोगे उन लोगों के लिए जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा कि वो अपने पुरानी व्हीकल को स्क्रैप करवाए हैं। तो इससे ऑटो सेक्टर को कितना नुकसान होता है या किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये परसेंटेज घटेगा कि बढ़ेगा, ये जब पॉलिसी फाइनलाइज होगी तो बाद में देखा जाएगा। बट डेफिनेटली इससे ऑटो सेक्टर बूस्ट होगा क्योंकि फ्रेश डिमांड आएगी और ऑटो सेक्टर के साथ साथ और बहुत सारे सेक्टर बूस्ट होंगे, इसलिए ऑटो सेक्टर ने इसका वेलकम किया है। अब यहाँ पे जो थिंक टैंक है उनका कंसर्न क्या है या फिर आपका कंसर्न क्या हो सकता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो यही कंसर्न है कि जो व्हीकल है उसकी लाइफ कैसे डिसाइड होगी, क्या उसकी लाइफ होगी, कब हम उसको स्क्रैप करने के काबिल समझेंगे कि हाँ अब ये व्हीकल बेकार हो चुकी है, अब इसका कोई यूज नहीं है, अब इसको स्क्रैप कर दो। तो पहले आपने देखा कि वो 10 ईयर थी, फिर 10 ईयर से सीधा 20 ईयर कर दिया गया, मतलब दोनों में कोई मैचिंग नहीं, सीधे 2 टाइम कर दिया गया। तो ये एक बड़ा इश्यू है कि उसकी एज कैसे आप डिफाइन करोगे। दूसरा कंसर्न है कि ये सीधा सीधा इकोनॉमिकल लॉस है जो ओनर्स है उसका, तो उसको कंपनसेट कौन करेगा। तो जैसे कि हमने कहा कि गवर्नमेंट सेपरेट इंसेंटिव ला सकती है जो ओनर्स हैं उनके लिए, बट इसका ड्रॉबैक भी देखा गया है कि जब यूएस में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी तो यूएस ने इंसेंटिव जो दिया था वो दिया था कुछ $3 बिलियन का, और $3 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट, अराउंड 22,000 करोड़ रुपीज। इसके बाद भी जो यूएस इकोनॉमी है उसको सस्टेन नहीं कर पाई थी। तो हम कैसे इस बात की गारंटी लेते हैं कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है जहां पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतने ऑटो
इतने ऑटोमोबाइल्स हैं, अगर उनको हम स्क्रैप करते हैं एक ही बार सडन, तो हमारी इकोनॉमी उसको सस्टेन कर पाएगी या फिर ओनर की इकोनॉमी उसको सस्टेन कर पाएगी। तो ये भी एक कंसर्न का मैटर है। डेफिनेटली जब फाइनल पॉलिसी आएगी तो इसके रिलेटेड डिस्कशन हम और करेंगे कि फाइनल पॉलिसी में क्या क्या चीजें हैं। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।